गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हमारे दिसंबर के 3 लेसन हैं, 5वां, 13वां और 16वां। तो हमने फिनिश कर दिए हैं 5वां और 16वां। 13वां लेसन हम सीख रहे थे, ठीक है। तो 13वां लेसन में कल हमने सीखा था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। तो अभी और आगे आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे सोलेनॉइड के बारे में, जिसे हिंदी में हम परिनालिका कहते हैं। तो चलो सीखते हैं। अब चलो हम सीख रहे हैं परिनालिका। परिनालिका का वो क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। अब इसकी रचना कैसी होती है वो हम सीखेंगे। तो परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आखिर इस सोलेनॉइड की रचना कैसी होती है, सोलेनॉइड किसको कहते हैं? तो देखें, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को, अनेक फेरों वाली कुंडली को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। समझो एक आपके पास ये पेन है, ठीक है, और ये इसके लोहे की समझो खील है, इसके ऊपर बहुत सारे हमने लपेटे किसके लगा के रखे हैं, किसके लपेटे रखे हैं, तांबे की तार। तांबे की तार के समझो हमने कुंडली बना के रखी है, तो इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड कहते हैं। इसके चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्षण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न जैसा ही होता है। जैसे देखो, अगर इस सोलेनॉइड में से जो क्या उत्पन्न होती है, चुंबक के गुण पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं वो आपको अब मैं अभी बता रही हूँ। तो इसके चारों तरफ ये जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो कैसा होता है, चुंबक के जैसा ही, छड़ चुंबक में जैसा होता है ना, जैसे मैंने आपको इधर बताया था। समझो ये क्या है, छड़ चुंबक है। तो छड़ चुंबक के आसपास अगर क्या उत्पन्न होता है, चुंबक के गुण उत्पन्न होते हैं, तो उसके पास ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताई गई हैं। तो ठीक इसी सोलेनॉइड में भी इसी तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र देखो पैदा होता है, ठीक है। इसका भी एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। एक उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ और एक साउथ। किसमें? ये क्या है, ये है परिनालिका, ठीक है। ये परिनालिका में भी ये किसकी तरह व्यवहार करता है, ये भी छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। कैसे? इसके भी देखो 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ है और साउथ है ना। और इसमें भी ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न है ये ऐसा ही है, ठीक है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं, ठीक है। ये समांतर हैं, कोई भी देखो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। और कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ की हो जाती हैं, और अंदर वाली साउथ से स्टार्ट होती है और नॉर्थ में जाती है, ठीक है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह होती हैं, और परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब इसके अंदर, पूरे परिनालिका के अंदर एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखो ये परिनालिका आपने कई बार टीवी के अंदर भी होती है, प्रेस के अंदर भी होती है, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, विद्युत मोटर है, जनरेटर है, सब में ये अंदर होती है। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे के परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। तो इस सोलेनॉइड का उपयोग किस में किया जाता है? चुंबक बनाने में किया जाता है। इसलिए परिनालिका को हम क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत चुंबक कहते हैं, क्योंकि इसको हम सोलेनॉइड को किसके बीच रखते हैं? नरम लोहे के भीतर रखकर इसका उपयोग किस में किया जाता है बच्चों? चुंबक बनाने में किया जाता है। अब ये चलो हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। ये जो क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप है 13.9, ये आपके किताब में भी दिया हुआ है, जो पेज नंबर 263 पर है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझना, उसका अध्ययन करना,
तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम करेंगे चरण 1 में तांबे के तार की 2 भिन्न कुंडलियाँ जिनमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक 50 तथा 1000 फेरे हो। हमने 2 कुंडली ली, ये एक कुंडली और ये एक दूसरी कुंडली ली, ठीक है। इन कुंडलियों को चित्र में दर्शाए अनुसार किसी विद्युत अवरोधी बेलन पर चढ़ाइए। मैंने बताया था आपको, जैसे लोहे की कील के ऊपर चढ़ा दो, है ना, वो बेलनाकार है। अब आप मोटे कागज़ को भी खोखले बेलन के रूप में उपयोग कर सकते हो। समझो आपके पास लोहे की खील नहीं है तो कागज़ का टुकड़ा ले लो, जैसे आप कैसे मांझा बांधते हो, है ना, तो उसके ऊपर लपेटे लगाते हो ना, चरखी बनाते हो, कैसे हो चरखी, है ना, तो वैसे ही ये चरखी तार की कुंडलियों से बना दो। कौन सी तार की, तांबे के तार की, ठीक है। तो अब आप यहाँ तो फिर नीचे एक मोटा कागज़ रख दो, ठीक है। अब चरण 2 में क्या है, कुंडली 1 को जिसमें फेरों की संख्या अधिक है, 1 में हमने क्या किया, देखो आपको दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है, यहाँ पर हमने बहुत सारे लपेटे लगाए हैं, किसके, विद्युत तार के, तांबे के तार के। कुंडली 1 में जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है और श्रेणी क्रम में बैटरी और प्लग और कुंजी लगाया है, ये करंट का किया है ना। तो तीसरा कुंजी को प्लग में लगाने का है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, क्या गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है, मतलब देखो अपन ने करंट पास किया तो क्या करंट पास हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ, तीव्र गति से विक्षेपित होकर पुनः वापस उसी पे आ जाती है। यह कुंडली 2 में क्षणिक धारा उत्पन्न करने की सूचना देती है। देखो कुंडली 2 में सिर्फ थोड़ी देर होती है, पर कुंडली 1 में ज़्यादा देर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने लगाया है ना फेरे, ज़्यादा फेरे लगाए हैं, ठीक है। कुंडली 1 को क्या होता है, तो कुंडली 2 में क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसकी पहले से दिशा विपरीत होती है। क्या कुंडली 1 में स्थायी विद्युत धारा होती है, तो नहीं। तो जब कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त होती है, तो कुंडली 2 में विभवांतर होता है। तो हमारा क्या निकला, तो निष्कर्ष क्या निकला, तो कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है ना, और द्वितीय कुंडली के परिणाम स्वरूप द्वितीय कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती है और उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना। इधर से विद्युत धारा उत्पन्न हुई तो वो विद्युत धारा कहाँ पर दिखाएगी, कुंडली 2 में। तो ये क्या हुआ, इसका चुंबकीय असर हुआ, किसका, कुंडली 1 का, किसमें हुआ, कुंडली 2 में, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, इसका देखो आप निष्कर्ष अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से समझना। फिर से देखो, क्या गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है, हाँ, तुरंत तीव्र से विक्षेपित होती है, पर पुनः फिर से शून्य पे आती है, मतलब वो दिखा रही है करंट बह रहा है लेकिन फिर से शून्य पे आ जाती है। तो यह कुंडली 2 में क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न होने की सूचना देती है। भाई इसमें से थोड़ा सा ही करंट उत्पन्न हुआ, ठीक है। क्या कुंडली 1 में स्थायी विद्युत धारा होने पर कुंडली 2 में जुड़े विशेष में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं। तो इसमें से क्या निकलता है निष्कर्षण, जब कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में परिवर्तन होता है, उसमें जो विद्युत धारा है वो बदलती रहती है, विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त होती रहती है, या तो आरंभ होती है या तो समाप्त होती है। तो कुंडली 2 में विद्युत विभवांतर प्रेरित होता है, जब स्टार्ट होती है या एंड होती है तो उसका विभवांतर कहाँ पर दिखता है, कुंडली 2 में। और कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण, मतलब कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही है, क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है, अगर करंट ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। परिणाम स्वरूप द्वितीय कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती हैं, जो असर इधर पड़ेगा वही का वही असर इधर पड़ेगा, तो जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये एक्टिविटी को समझा और आप सोलेनाइड का उपयोग करके और क्या कर सकते हो तो कल हम और समझेंगे।